मैं वापस अच्छा, दुबई आ पाकिस्तान में गया। सबसे बड़ा ये मसला भी है क्योंकि आपको अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी जॉब नहीं मिलती, वेरी ऐसा रेयर, और लकीली लकीली मिलती है क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनीज के ऊपर बिल्कुल ऐसा डिपेंड ही है, करता है, और बिल्कुल ऐसा ही है। वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये बड़ा मसला है। अच्छा, ये चीज़ मैंने यहाँ भी नोट की है इरफान, दुबई में, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन अगर या मास्टर्स आपकी अगर मैनेजमेंट साइंसेज़ में है, तो आप मैनेजमेंट साइंसेज़ से रिलेटेड ही जॉब में हो। ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूर नहीं है। सही नहीं, है। यहाँ क्या है, जिस चीज़ का आपको तजुर्बा है, आप उसी चीज़ में हो। ठीक है। यहाँ तजुर्बे को माना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा तजुर्बा सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री में है, तो मेरी ग्रेजुएशन या मेरी मास्टर्स इवेंट से रिलेटेड नहीं है। मेरी वो मास्टर्स भी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं है। मगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट कर रहा है। हाँ, वो काउंट किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो बस फिर एपटेक छोड़ने के बाद भी हम वापस मैं दुबई आया और वही अपनी इवेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। एक कंपनी यहाँ पर एग्जीबिशंस वगैरह और ब्रांड बिल्डिंग का काम करती है, फुटप्रिंट के नाम से। ओके। फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन की एज एन इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर। सही। तो मेरा काम वही साइट्स का होता था, एग्जीबिशंस को एग्जीक्यूट कराने का काम था, फैब्रिकेशन देखने का काम था, लेकिन अब मैं मेटल से हट के बाकी फैब्रिकेशन में आ चुका था, जहां पर एमडीएफ पर एक काम स्टेप होता था। आगे आ गए, एक स्टेप आप आगे आ हाँ, गए। जी। आगे आ गया। ठीक है। एमडीएफ का काम कैसे होता है, वुड का काम कैसे होता है, स्टायरोफोम का काम कैसे होता है, स्कल्पचर्स कैसे बनते हैं, मैं उसमें आ गया। ठीक है। सबसे बड़ा एक्सपोजर जो मुझे फुटप्रिंट में मिला, वो मिला एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है एडिडास। यस। मेरा अकाउंट में मेरे पास आया एडिडास, मैं एडिडास को हैंडल करता था। एडिडास की तमाम तर ब्रांडिंग्स, एडिडास के तमाम तर प्रमोशंस, एडिडास के तमाम तर न्यू आर्टिकल्स और शूज की ब्रांड लॉन्चेस, वो सब मैं करता था। अच्छा। सिर्फ दुबई में नहीं, पूरे यूएई में, पूरे गल्फ में, बहरीन में, कतर में, सऊदी में, सारा काम हमारी कंपनी करती थी। ओके। और वो फिर मुझ पर सौंपा गया कि वो मुझे देखना है, मेरी सुपरविजन में होना है सारा काम। तो जबरदस्त। इस तरह मैं कनेक्टेड ब्रांड्स और जो है इवेंट्स में ही रहा। फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स बढ़ते गए, फिर बाथ एंड बॉडी वर्क्स पर आया मैं, फिर सफूरा के लिए काम किया। इसी तरह एक बहुत अच्छी यूएस की आर्टिस्ट है रियाना, उसने एक ब्रांड लॉन्च किया था फैंटी स्किन, उसका लॉन्च हमने किया दुबई में। तो ये फिर जो है वो इवेंट्स पर काम चलता रहा, और आज तक वही चलता रहा है, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा। कंपनियां बदलती रही, कंपनीज बदलती रही, मैं अपने करियर को आगे से आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करता रहा। फुटप्रिंट छोड़ने के बाद मैं फैब्रिकेशन से हटके एक इवेंट इंडस्ट्री का एक और जोन है जिसको कहते हैं टेक्निकल्स, एवीएल कहते हैं उसको। ऑडियो विजुअल्स, लाइटिंग, लाइट डिजाइन कैसे होता है, विजुअल्स कैसे होते हैं, ऑडियो कैसे होता है, किस तरह का ऑडियो या किस तरह का इक्विपमेंट, किस तरह का ब्रांड कॉन्सर्ट्स में यूज होता है, कॉन्फ्रेंसेस में यूज होता है, या फिर अपना मीटिंग रूम्स में यूज होता है, फिर उसको एक्सप्लोर किया। एक बहुत बड़ी ओके। कंपनी है, मिडिल ईस्ट पूरे की बहुत बड़ी कंपनी है, एवीएल से रिलेटेड, उसका नाम है मीडिया प्रो। ठीक है। मैंने मीडिया प्रो को एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन किया। सही। फिर मैं सारा एवीएल सीखा, समझा, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के साथ, इंडियन आर्टिस्ट्स के साथ, वेस्टर्न आर्टिस्ट्स के साथ, फिर सब वो किया। यहाँ पर दुबई में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, कोक यहाँ स्टूडियो के पर नाम एक एक चीज आपको बहुत काम आई होगी क्योंकि से। हाँ, आप एफएम से रिलेटेड थे, कंसोल्स, एग्जैक्टली, मीडिया, एग्जैक्टली, वहां यस। से जो आइडिया हमें हमें क्लिक कर गया। मेरे ख्याल में मिक्सचर्स और हर चीज जहां पर हमें वहां पर देखने को मिली, बिल्कुल वही चीज। वही चीज तो आपने इम्प्लीमेंट की मैं वहां इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा। पर। मतलब ग्रेट। वो आवाज की दुनिया से निकल गए हम, ठीक मगर है। बैक एंड पर रहे हम वही।
उसी तरह से। सही। अभी अभी जिस इदारे में मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ, ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, दुबई गवर्नमेंट का, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशंस और इवेंट्स हुआ करते हैं। ठीक है। उनका एक डिपार्टमेंट है टेक्निकल प्रोडक्शंस के नाम से, मैं वहां पर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो हम यहाँ दुनिया से आई गई डेलीगेशंस और दुनिया से आई गई फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर पॉलिटिकल लोग जो भी आते हैं वो सब यहाँ आते हैं। अच्छा। हम अपनी तरफ से दुबई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी तरफ से उनके बनाए हुए इवेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, हम उनके लिए हर चीज डिजाइन करते हैं। अब मिसाल दूं मैं आपको छोटा सा, अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हमने किया लास्ट टाइम, जो इस्माइली कम्युनिटी का इवेंट था। अच्छा। पूरी दुनिया से 20,000 इस्माइली हमारे पास जमा हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, इंडोनेशियन, पूरे वर्ल्ड से। उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया से तकरीबन अराउंड 34 कंट्रीज से जो है वो इस्माइली कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। अमेरिका से, लंदन से, रशिया से। उसमें हमने ना ही सिर्फ उनका फेस्टिवल डिजाइन किया, हमने उनको एग्जीक्यूट करके दिया, जिसमें हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट बुलाए बहुत सारे। हमने शहजाद रॉय को बुलाया। शहजाद रॉय भी बेसिकली इस्माइली कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। शहजाद सही। रॉय आए, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमारी बहुत अच्छी नताशा बेग, वो भी इस्माइली हैं, वो आई। फिर इंडियन आर्टिस्ट को हमने बुलाया, सलीम सुलेमान को बुलाया, जावेद अली को बुलाया, हमने श्रेया घोषाल को बुलाया, हमने एक कंपोजर हैं, इंडियन कंपोजर, हमने बहुत अच्छे नाम है उनके, अभी मेरे दिमाग से हट रहा है। हमने मतलब बहरहाल बहुत सारे लोगों को बुलाया। और ओके। जिस तरह हम लोग किसी और के फेस्टिवल को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह फिर हम अपने इंटरनली सरकारी इवेंट्स को भी बनाने की कोशिश करते हैं। ना ही सिर्फ कॉन्सर्ट्स बल्कि कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें यूएनओ कॉन्फ्रेंसेस हो गई, आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, वर्ल्ड पुलिस समिट करते हैं हम लोग, जिसमें दुनिया की पुलिस आती है और हमारे बिल्कुल। पाकिस्तानी पुलिस वाले भी उसमें आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके। यहाँ पर हम दुआ करते हैं उस कुछ इवेंट्स में कि हमारे लोग भी दुनिया से सीखें कुछ। लेकिन बहरहाल ये बात की बातें हैं। लेकिन अब जो है वो मेरा करियर यही है कि मैं एक इवेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ। मैं लोगों की खुशियां जो है वो रियलिटी में लाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट। अच्छा, तो बस। यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि हाँ। ये एक लंबा सफ़र, हम्म। स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल। आपकी स्ट्रगल वो हाँ। ज़ाहिर बात है आपको नज़र आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि किस तरह, क्योंकि हम एक साथ रहे हैं और हमें पता है हाँ, कि ऐसे ही। हमारी स्ट्रगल क्या है और हम क्या-क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम्म। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ बिलीफ। मैं बस उस पे जो खुद है एतमादी। खुद बिल्कुल एतमादी, और आपके पास ऐसा ही है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट हैं आप अगर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और हमेशा उस इंसान से मशवरा लें जो कि कमज़ोर ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है फन। कमज़ोर इंसान से आप मशवरा लेंगे, वो आपको उससे भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा कमज़ोर कर लेगा। तो देखें, ये बड़ा मशवरा, ड्रॉबैक बन अच्छा जाता है। थोड़ा सा मेरा इसमें चेंजेस थोड़ी सी ये हैं, वर्ड थोड़े से चेंज होंगे। मेरी सोच है कि मशवरा सबसे लो, अमल उस पे करो जो आपको लगे कि हाँ इस पे अमल करना चाहिए। राइट। हुँ, मशवरा लें आप, इंफॉर्मेशन, मगर मशवरा भी इंफॉर्मेशन उस और इंसान से नॉलेज। ना लें जो कि बहुत कमज़ोर हो, हाँ, क्योंकि आपका आपका वो माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। ऐसा ही है। हाँ, आप सुने और आपका दिल जिस चीज़ को माने वो चीज़ आप खुद करें, तो इरफान, इंशाल्लाह मेरी कामयाब। मेरी नेचर और मेरी तबीयत बेसिकली ऐसी रही है कि मैंने हमेशा वो किया है जो मेरी मर्जी रही है, जो मुझे मैं अच्छा लगा जानता है। हूँ, मैं हाँ, जानता हूँ, आपको पता है मैं ये बात जानता ना। हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो मैं बेसिकली, मेरे वालिद साहब कहते थे कि करो तुम लोगों को जो करना है, क्योंकि नुकसान से भी वाकिफ रहा करो कि इसके नुकसानात क्या हैं।
तो नुकसानों को सोचते हुए या बस एक खुद एतमादी कह दें, ओवर कॉन्फिडेंट कह दें, कुछ भी, बट लगा रहा मैं कि नहीं करना है। यहाँ तक कि मैं जब नया-नया दुबई में आया, इवेंट इंडस्ट्री जब मेटल फैब्रिकेशन में काम स्टार्ट किया, पहला-पहला 2011-12 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब हमारे ट्रक्स में मेटल की रॉड्स आया करती थी और हमारे वेयरहाउस पे ऑफलोड हुआ करती थी, तो हमने वो ट्रक खाली भी कराए उठा-उठा के ना, कि हमें बिल्कुल। ट्रक खाली करने, सब किया, छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझे किसी चीज का शौक है तो उसका मैं जब तक ए टू जेड नहीं जानूंगा तब तक मैं नहीं कर अब तक सकूंगा। मैं कामयाब नहीं हो सकूँगा। एग्जैक्टली exactly. तो बस ये यही सोचकर मैं घुसता रहा हर चीज में। एक्चुअली ये अपने साथ सिंसियरिटी और मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन। बस एग्जैक्टली और exactly ऐसे। अगर आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज के ऊपर, फिर करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल। कभी भी किसी को मायूस नहीं करता। अच्छा, आज का अरफात और आज से 20 साल 25 साल का अरफात में कोई फर्क? बहुत फर्क है। पहले का अरफात जो था वो बड़ा इतना जिद्दी था। सोशल था, जिद्दी तो था, जिद्दी अभी भी है, अभी भी जिद्दी है। कुछ चाहिए तो चाहिए, कुछ करना है तो करना है, वो यस। अभी भी हूं मैं ऐसा। लेकिन पहले बहुत सोशल हुआ करता था मैं। सोशल मतलब वो कहते थे ना, यारों का यार, दोस्तों के साथ उठना बैठना हर वक्त। मतलब आप फोन करो मुझे और मुझे बोलो कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और आपके आने से 5 मिनट पहले कोई और दोस्त आ गया तो मैं उसके साथ निकल जाऊंगा। तो मेरी ऐसी नेचर थी। लेकिन अब मेरी तबीयत ये हो गई है कि ऑफिस, कोई शो, कोई इवेंट और घर, बस। अब बच्चे, बीवी बच्चे, अब और कुछ नहीं। अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है, वक्त के वक्तन साथ साथ फवक्तन नेचर चेंज हो गई है। हो जाता है, क्योंकि हाँ। हम जब नौजवान कहें खुद को, हम्म। अब हम हम्म। अबव 40 हो गए, तो जाहिर बात है बिल्कुल। एक जिंदगी में अबव 40 जब कोई जाता है तो वो उसकी हाँ, लाइफ में एक बहुत बड़ा ठहराव आ जाता है। बिल्कुल और ऐसे मेरे ही ख्याल में वही ठहराव हमारे पास आ गया है, और हम अब वो चीज चाह रहे हैं कि चलें ठीक है, एक स्टेबल लाइफ में हम एंटर हो चुके हैं, और हम है, ऐसे रिस्क ही। लेने से भी अभी घबराएंगे, क्योंकि रिस्क भी नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अभी भी ऐसा हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैं आपको मजे का एक वाकया बताऊं। मैंने आपको बताया कंपनी फुटप्रिंट जहां मैं काम करता था। अच्छा, मेरी आदत है शुरू से कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। यस। मैं 2019 में शायद या 20 में कोविड के बाद फौरन छुट्टी भी गया था पाकिस्तान, और बच्चों के साथ पाकिस्तान गया। मैं पाकिस्तान से 1 महीना रह के मैं वापस आया। मैं जैसे ही वापस आया और अगले दिन मैंने वापस कंपनी ज्वाइन की, उसी दिन मेरा झगड़ा हुआ किसी बात को लेके। कोई एक इवेंट मेरे जाने से पहले मैंने किया था, यूट्यूब का इवेंट था वो, यूट्यूब वालों अच्छा। का। अबू धाबी में किया था मैंने वो इवेंट, और वो इवेंट खत्म करने के बाद मैं छुट्टी पे गया। मैं छुट्टी से वापस आया तो उस गुजरे हुए इवेंट से रिलेटेड मेरा झगड़ा हुआ हमारे एक प्रोडक्शन वाले बंदे के साथ, अच्छा। कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मैंने कहा गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये ऐसे ऐसे करके गया था, ये ऐसे ऐसे हुआ। बहरहाल बहस हुआ बहुत, और मैंने गुस्से में आके बोला मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना जो अपनी गलती ना माने, भाड़ में जाओ, मैंने नहीं करना काम। और यू वोंट बिलीव इरफान, मेरी वाइफ उस वक्त अराउंड 6 मंथ या 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। और आपको पता है दुबई में मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत और एक्सपेंसिव। हाँ, बल्कि 6-7 मंथ्स भी नहीं, 8th मंथ था, आखिरी आखिरी का वक्त था। अच्छा। और मेरी वाइफ जो है वो मेरी उसी कंपनी की दी हुई मेडिकल इंश्योरेंस पर थी। ओ माय बस गॉड। मैं जज्बाती हुआ, मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा करना ही नहीं है काम। तुम लोग जब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। जबकि मेरा ओनर जो था वो लेबनीज था। उसने मुझे बहुत समझाया, जज्बाती मत बनो, बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारी आगे जिंदगी है, तुम्हारे घर में एक दूसरा बच्चा आने वाला है, ये है वो है। उसने मुझे बहुत इमोशनली खेलने की कोशिश की। लेकिन मैंने गाड़ी की चाबी वहीं रखी, क्योंकि कंपनी का सामान दिया हुआ। गाड़ी की चाबी रखी, लैपटॉप रखा, मोबाइल में से सिम निकाल के उनको पटकी। मैंने कहा कल से नहीं आ रहा हूं मैं। और मैं उठा, बाहर निकला, टैक्सी कराई, घर आ गया।
घर आया तो वाइफ ने मुझसे पूछा क्या हुआ, खैर आज जल्दी आ गए हो? मैंने कहा हाँ बस मेरा मूड नहीं था, 2-3 दिन की और छुट्टी लेके आया। मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने क्या क्या किया है मैंने, मैं बस घर आ गया। अब वाइफ तो वाइफ है ऑब्वियसली, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। और अगले ही दिन सुबह उसने जब देखा मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो वो समझ गई, पूछने लगी मुझसे कि बताएं क्या हुआ है। फिर मैंने उसको बताया कि ये बात ऐसे हुई। वो परेशान हो गई, जारी बात है, अब क्या होगा, डिलीवरी है, इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा। बहरहाल लेकिन अल्लाह सुनता है सब, अल्लाह बैठा है, अल्लाह तवक्कल है। मुझे 3 दिन बाद उसी कंपनी के ओनर ने वापस बुलाया और मुझे बोला कि जब तक तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तुम भले घर बैठो, मैं तुम्हारी इंश्योरेंस कैंसिल नहीं करूंगा, तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी इसी इंश्योरेंस पर होगी, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी मैं इंश्योरेंस खत्म नहीं करूंगा। ये उसने मुझ पर एहसान किया। और बड़ी बात। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जॉब छोड़ने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास एक नई जॉब का ऑफर लेटर हाथ में था। और मैं माशाल्लाह। मुतमईन हो गया कि यार चलो, अल्लाह देता है, अल्लाह बैठा है, छोड़ता नहीं है वो किसी को। सही बात है। तो जज्बाती मैं आज भी वही हूं, जब दिल करता है ये लो पकड़ो फड़ो जा रहा हूं। तो सही सही। जज्बाती आज भी मैं वही हूं, लेकिन बस हकीकत अल्लाह का हकीकत की शुक्र बात है। यह है कि हमने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किए हाँ, वो इस वजह से किए कि हम झूठ नहीं बोलते। नहीं, कंपनीज में सीधी बात है, ठीक है, गलत बात काम बर्दाश्त काम नहीं के होगी। मामले में, काम के मामले में हम सीधी बात करते हैं, सच बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारी हमारी जो नापसंदीदा शख्स हमें करार दिया जाता है, हाँ, वो हाँ, इस वजह से करार दिया जाता है कि हम सच बोलते हैं या फिर वो हमारा सच उनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता है। हम बेसिकली हम लोग जो स्पेशली सिंधी कौम है ना, मेरी सोच है, सिंधियों में भी ऑब्वियसली बहुत सारी कौमें हैं, मेरी सोच क्या है कि मैं उन सिंधियों में से हूं जो एक तो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, नंबर दो अगर हम कहीं काम करेंगे ना तो हम अपना 100% देंगे। और हम इतने लॉयल बन जाएंगे, इतने लॉयल बन जाएंगे कि हम समझेंगे कि हमारी वही कंपनी करता धरता है। उसी उसी के लिए तो हमें प्रॉब्लम होती है ना। एग्जैक्टली क्योंकि ये हमारी हम गलती है बेसिकली। क्योंकि मैंने मैंने खुद देखा है कि वो लोग जो काम कम करते हैं, अच्छा उनके उनके लिए क्या होता है, अरे वो तो बहुत स्लो करेगा, आप जल्दी करेंगे तो आप कर लो, उसका काम भी हाँ, मेरे सर पे, क्यों? इसका काम भी मेरे सर पे, उसका काम भी मेरे सर पे। अच्छा, क्योंकि हम आखिर ना में नहीं कर सकते ना, लास्ट कौन होगा? अच्छा, नाइंसाफी भी हमारे साथ। ऐसा ही है। नाइंसाफी हमारे साथ तब जब दिल दुखता है तो फिर हमारे पास एक्सट्रीम लेवल के अलावा कोई चीज नहीं बचती। उसकी वजह ये है कि कंपनियों को पता चल जाता है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, यस। ये कहीं नहीं क्योंकि जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा सा देते रहो, ये यहीं बैठे रहेंगे। तो बस अच्छा, वही है। इसी वजह से किसी ने कहा है ना कि जो सैलरी है आपके ड्रीम्स छीन लेती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। और वाकई, नो डाउट, आपको वो एक ऐसा नशा है जो हर 30 तारीख को आपको मिलता है, फिर आप हाँ, 30 दिन चलाते हैं उसको, फिर इंतजार करते हैं कि नशा मिले। तो ये हमारे लिए एक नशे की तरह इरफान, है। दुबई में मैंने ऐसा वक्त भी गुजारा है, यकीन करें कि पहली दूसरी तारीख को तनख्वाह मिली और पहले 10 दिन में खप गई। और उसके बाद परेशान होते थे कि बाकी का वक्त कैसे गुजरेगा। यस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बेटे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहने के लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हर चीज दी हुई है। माशाल्लाह। मेहनत की, कोशिश की, यकीन रखा। मेरा जब भी इख्तलाफ हुआ है ना किसी के साथ घर में, वो कहते हैं ना, दो थाली होती है तो बजती है, आवाज आता है। मेरा कभी भी किसी से बहस हुआ है ना, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो भाई बहन हो, या चाहे वालदेन हो, मेरा हमेशा एक जवाब रहता है कि यार मुझे पता है कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए कोई चीज लिखी है तो वो मुझे देगा।
मेरा एग्ज़ैक्ट ईमान पक्का है उस चीज पे। और नंबर टू, दूसरी चीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को हासिल करने के लिए। मैं दुआ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है मिलेगी। तो मैं इतनी या किसी जरूरतों को या इन चीजों को ना हावी नहीं करता अपने ऊपर, कभी नहीं करता। मेरी वाइफ मुझे कहती है अक्सर, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? मैं रिलैक्स रहता हूँ। मैं कभी कभी इवेंट से रिलेटेड काम से बाहर निकलता हूँ ना, मैं 3-3 दिन 4-4 दिन घर नहीं आता, क्योंकि मेरा काम है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता, मुझे करना है। सही। और जब मुझे करना है तो मुझे करना है, मैं किसी और पे रिलाई नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की, कल को मेरे ही ऊपर आनी है वो बात। तो इसीलिए घर बैठ के 50 फोन उठाने से बेहतर है मैं वहीं बैठ के खुद उसको करके आऊं। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। राइट? क्योंकि तो वहाँ पर हाँ, जहाँ पर हमारी जो साइट्स होती हैं मोस्टली हाँ, हमें मिसगाइड भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा तो ही। उसकी वजह से वो काफ़ी तो लोग ऐसे भी चाहते हैं कि ब्लेंडर हो, तो वो एग्जैक्टली, एग्ज़ाम उनके ऊपर चला जाए और वो अपना रास्ता क्लियर करना भी चाहते हैं। बिल, मगर जहाँ पर अल्लाह ताला इंसान का साथ देता है तो वो तो बेशक, बेशक उसको हर चीज़ वो मिलती है जहाँ पर उसका नसीब लिखा हुआ होता है। ये नो डाउट, इस पे एग्जैक्टली। हमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना यकीन, अल्लाह के ऊपर यकीन करना चाहिए आफ़ात। इरफान, 2011 में जब मैं आया था ना यहाँ पर, तो मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने आता था। किसी इवेंट का हमें कोई स्टैंड मिल गया बनाने को या क्या, तो मैं लाइन में खड़ा होके कॉन्ट्रैक्टर पास बनाने के लिए खड़ा रहता था कि हमें पास मिलेगा तो हम अंदर जाएंगे। फिर सिक्योरिटी हमें टाइट करती थी कि सेफ्टी शू पहनो, हेलमेट पहनो, बेल्ट, सेफ्टी जैकेट पहनो, ऐसे काम नहीं करने देंगे, ये नहीं। मतलब इस सारे हर्डल से मैं गुजरा हूँ। और मैं तब भी सोचता था कि यार एक वक्त आएगा कि हम इस पोजीशन पर काम करेंगे। हाँ, सोच थी मेरी वो। और मलेशिया चला गया, फिर फैब्रिकेशन में आया, फिर एवी में आया, फिर पाकिस्तान में नौकरी की। मतलब यूं उलट पुलट होते होते अल्लाह ने मुझे वो जगह दिखाई, और मैं अब उसी इदारे का एक मैनेजरियल पोजीशन पर बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा मुझ पर ये, कि मुझे अल्लाह ने वही चीज पे ला के खड़ा किया। घूम कितना फिर भी के। मैं एहसान, घूम फिर के, ये होता है। आपकी कोशिश, आपका ईमान, आपकी सोच, आपकी मेहनत, हर चीज साथ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अल्लाह तवक्कल। बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो बहुत जिस बड़ी। पे हमारा जो ईमान टिका हुआ है वो हाँ, तवक्कुल के ऊपर। हम बात कुछ बिल्कुल, और अल्लाह कर रहे तवक्कल। होते हैं मगर हमारे दिल में एक वहम सा होता है कि पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। हाँ, ये बड़ी बात है। ये बहुत बस ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अल्लाह तवक्कल रहे। अच्छा अरफात, यहाँ पे मैं आज हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, बहुत सारी आपके करियर के हवाले से बात की और आपके एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि अच्छा वीज़ा किस तरह आपने हासिल किया? मलेशिया का हम बात करें या फिर दुबई का बात करें हम? दुबई का जब मैं पहले आया 2011 में यहाँ, तो तब बहुत आसान हुआ करता था। विजिट वीजा आप किसी भी ट्रेवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करें और आप विजिट वीजा लेके आ जाएं। 1 महीने का वीजा मिलता था और 1 महीना और एक्सटेंडेबल होता था। तो मैं 1 महीने का वीजा लेके आया था 2011 में यहाँ। कराची में ट्रेवल एजेंसी है एक, हमारी दोस्त है, भाब है, रिश्तेदार है उनकी, उनके थ्रू जो है मैं वीजा लेके यहाँ आया था। मेरे बाबा ने मुझे परसू किया, पुश किया कि हाँ चलो जाओ जाओ। और मैं उनके कहने पे, मशवरा लेके उनसे मैं यहाँ आ गया था। तो यहाँ मेरे दोस्त रिश्तेदार कुछ यहाँ मौजूद थे। फिर उन्होंने गाइड किया, इंटरव्यूज दिए, बताया कि किस किस चैनल पर अप्लाई करना चाहिए, किस किस वेबसाइट के वेबसाइट या ऊपर किस किस, हाँ, एप्लीकेशंस के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। फिर जिसमें इंडीड यहाँ पर बहुत चलता है, इंडीड डॉट इंडीड कॉम है। इंडीड और ग्लास डोर चल रहा है और लिंक्डइन एग्जैक्टली, चल रहा है। नौकरी गल्फ है, लिंक्डइन तो बाद में शुरू हुआ, पहले सब ये चीजें चलती थी। जी, जी, तो जी, एक स्टार्टिंग में और था, एक और था, बेट डॉट नौकरी कॉम, गर्ल्स। नौकरी हाँ, गल्फ बेट डॉट कॉम। नौकरी गर्ल्स, बैत डॉट कॉम, डू बिजिल, इन पर। या इन जी, जी। मेरी पहली नौकरी जो मुझे मिली थी मेटल फैब्रिकेशन की, वो मुझे डू बिजिल से मिली थी। अच्छा, डूबिजल डॉट कॉम से मिली थी, यस, मुझे डूबिजल डॉट कॉम से मिली थी। फिर उसके बाद जो मैंने दुबई में महसूस किया ना, वो ये है कि
आपका रेफरेंस बहुत काम आता है। अब मैं यस। अपनी इंडस्ट्री का आपको बताऊं, इवेंट्स इंडस्ट्री में तो जब एग्जीबिशन लगते हैं तो 50,000 वेंडर्स काम करने आते हैं हमारे पास ट्रेड सेंटर में। 50,000 वेंडर्स मतलब 50,000 कंपनियां, 50,000 कंपनियों के लोग जो एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये काम कर रहा है, अरे इसने भी अच्छा काम किया, यार ये स्टैंड बहुत अच्छा है, यार इन्होंने स्क्रीन बहुत अच्छी लगाई है, या इन्होंने ऑडियो सेटअप बहुत अच्छा किया है। तो फिर एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बातें करते हैं कि यार आपकी वहां कौन सी पर लिंक्स कंपनी बन है। जाते हाँ, लिंक बन जाते हैं। हैं जी। मेरी पहली कंपनी डू बिजल से जो मुझे मिली, अजूबा फैब्रिकेशंस वाली, उसके बाद अभी जिस कंपनी में हूँ सरकारी इदारे में, वो मेरी 5वीं कंपनी है। तो डू बिजल वाली नौकरी मिलने के बाद जो ये जितनी भी कंपनियों में मैं आया हूँ, वो सब और सब नौकरियां मुझे ऐसे थ्रू प्रॉपर चैनल मिली है। किसी ने मुझे काम करते हुए देखा, उसको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे ऑफर की, मैं निकला। ये सरकारी नौकरी में मैं जब अभी आया हूँ दुबई में, तो मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर इनके पास आता रहता था, काम करता रहता था। उनको मेरा काम पसंद आया, उन्होंने मुझे ऑफर दी कि तुम हमारे साथ आके काम करो। और मैं ओके। इसी तरह मैंने ये सरकारी इदारा ज्वाइन किया। तो ये इसी तरह सिलसिला बना, मतलब एक चेन चेन बन जाती है चीन बन रेफरेंस जाती के है। थ्रू। हम्म। हाँ, मलेशिया का भी मैंने ऐसे ही किया था। जिन दोस्तों ने मुझे बेसिकली बोला, मशवरा दिया आने को, उन्होंने ही मशवरा दिया कि विजिट वीजा अप्लाई करो, मिल जाता है, फिर यहाँ आके वीजा चेंज करो। ऐसे ही किया, अप्लाई किया विजिट वीजा। 15 दिन में मुझे वीजा मिल गया मलेशिया का। 2 महीने का वीजा मिला विजिट। मैं मलेशिया पहुंचा। अच्छा, मलेशिया में ज्यादातर हायरिंग थर्ड पार्टी होती है, डायरेक्ट कंपनियां हायर नहीं करती हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं। ओके। जैसे कि एजेंसीज है मुख्तलिफ, THA एक एजेंसी है, और इवेंट प्लस एक एजेंसी है। इसी तरह एजेंसीज हैं जो कि वीजा वो देती हैं, काम आप किसी और कंपनी में कर रहे होते हो। तो अच्छा थर्ड अच्छा। पार्टी ठीक। रिक्रूटमेंट्स होती हैं मलेशिया में ज्यादातर ना, एजेंसीज रिक्रूटमेंट करती हैं। तो उसी तरह एक इवेंट एजेंसी के थ्रू ही हमारी रिक्रूटमेंट हुई, हम चले गए, काम किया। लेकिन मलेशिया का तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट है दुबई से लेके। वैसे भी दुबई के लिए मशहूर है, एक बार कोई दुबई में रह के जाता है तो वो और कहीं सेटल नहीं होता, उसको वापस आना पड़ता है। और मैं इस बात ऐसा पर ही है। एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज पे। मलेशिया बहुत सस्ता था, बहुत रहने के हिसाब से बहुत चीप था, सेविंग्स बहुत अच्छी होती थी वहां पर। लेकिन बस वो एक उनसियत नहीं हुई मलेशिया के साथ कभी। एक तो मलेशिया में रेसिज्म बहुत है, वहां के लोकल को पसंद नहीं है किसी और का वहां आके काम करना। और स्पेशली जब हाँ। आप एक किसी मैनेजरियल पोजीशन पर आ जाते हैं और आपके अंडर में लोकल काम कर रहा है, तो वो कभी भी आपसे तमीज से बात नहीं करेगा, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो हमेशा उल्टा काम करेगा, हमेशा उल्टी बात करेगा, वो मौका ढूंढेगा कि आप उसके साथ अटको। ओके। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे अंडर में जो था वो मेरे साथ अटकना, बात बात पर बदतमीजी करना, और फिर हम उल्टी खोपड़ी के लोग। तो हमसे ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं। और तब हम थे भी बैचलर, शादीशुदा हम थे नहीं जो हम सोचे कि नहीं यार बीवी बच्चे हैं, नहीं, देख घुमाओ। तो उन चक्करों में फिर हमने कहा बोरिया बिस्तरा बांधो भाई। दूसरी ठीक है। चीज मलेशिया में जो मुझे नजर आई वो ये थी कि थोड़ा सा पाकिस्तानी माहौल। मैंने मलेशिया को नाम दिया हुआ था खूबसूरत पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, हालात पाकिस्तान जैसे हैं। पुलिस पकड़ती थी तो पैसे मांगती थी, रिश्वत मलेशिया में। और दूसरा ये कि कहीं आप सुनसान गली से गुजरो तो आपको लूट लेते हैं मलेशियंस। जो भी आपकी रियली। जेब में होगा लूट। हाँ, बहुत है ये मलेशिया में, कोलालमपुर में खास तौर पे। आप ओ। सुनसान गली से नहीं गुजर सकते हो कोलालमपुर में। अगर कोई लोकल आपको देख लेगा ना, वो लोग चाकू लेके घूमते हैं। वो चाकू उठाएगा, पकड़ेगा, बोला निकाल जो भी निकालना है, जो भी है निकाल ले। वो छीन लेगा आपसे सब कुछ। पुलिस आपको रोकेगी, आपके पास वहां का आईडी नहीं है, आप भूल आए, वो आपको बोलेगी 10 रिंगिट या 20 रिंगिट दे और जा। इवन यहाँ तक देखा है मैंने कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं वहां पर, वो भी 100-150 रिंगिट पुलिस को देख के छूट जाते हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान है वो भी। हाँ, बसों में मैंने वहां पर ट्रेवल किया तो वो बसों में बसें चलाते हुए वो सिगरेटें पीना, मतलब हर तरह का सब कुछ था वहां पर पाकिस्तानी। ठीक। सिर्फ रोड, रास्ते, इमारतें,
और कुछ टूरिज्म प्लेसेस, जगहें बहुत वो खूबसूरत थी। खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत राइट। थी। बाहर के रोड रास्ते खूबसूरत है, साफ सुथरे हैं, गंदे नहीं है, लेकिन मतलब ये जो लोग ऐसे हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ वो मतलब बहुत अच्छा है, सफाई बहुत ज्यादा है, और हमारे पास सबसे बड़ा हाँ, मसला ये हमारे पास सबसे है। ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा ना, खूबसूरत पाकिस्तान है। करतूत हरकतें पाकिस्तानियों वाली है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा खूबसूरत बना हुआ है। मुल्क हमारा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस हमारा अ, हमारा मुल्क वो बहुत क्या से भी कहते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मगर वहां पर थोड़ी सी जो फोकस किसी चीज पे हम करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं चीजों को। पॉलिटिकल जद में है हमारा मुल्क, जो है ना, वो पॉलिटिकल जद में है बेसिकली, और कुछ ऐसा ही नहीं है, है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारा, जब तक वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हमारा हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं होगा, तब तक हमारा मुल्क बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर वो मैं चीज होता, अगर वो चीज होती तो आज हम बाहर क्यों होते। क्यों होते, मिसाल और दूं मैं आपको। मैं सबसे मैं ज्यादा एमबीए आप कर ये रहा तो था। देखिए ना कि 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख हाँ, लोग हर हर साल, हर महीने बाहर जा रहे निकल हैं रहे लोग, हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि क्यों जा कुछ रहे नहीं हैं? मिल रहा क्योंकि है, कुछ नहीं मिल रहा। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे नहीं, पास, इरफान, सोर्स ऑफ हम इनकम जो है ना लोगों के पास लिमिटेड हो गई है। इरफान हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि, मिसाल दूं मैं आपको, मेरे पास कोई काम आया है ना, तो मैं उस काम को करने के लिए वो आदमी नहीं ढूंढूंगा जो इस काम को कर सकता है। मैं वो आदमी ढूंढूंगा जो मुझे 2 रुपए बचा के दे। ऐसा ही सोच है। का फर्क है, सोच का फर्क है ना। अब मिसाल दूं मैं आपको छोटा सा, मैं 2009 में या 10 में, हैदराबाद में एक इदारा है इमसा, जी। मैं वहां से एमबीए कर रहा था। ओके। तो हमारी मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी। उस टाइम पे मैं वो सरकारी इदारे में काम करता था, हैदराबाद में। ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर मैनेजमेंट की क्लास लेते लेते हमारे टीचर, जफर नाम था उनका, जफर उमरानी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि इस क्लास में कितने लोग हैं जो जॉब भी करते हैं और एमबीए भी कर रहे हैं। तो हम 2-4 लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया। तो उन्होंने हमसे पूछा, आप अपने अपने इदारे में क्या चीज तब्दील करना चाहते हैं, और कितना परसेंट तब्दीली आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप ला सकते हैं। तो हमारा एक दोस्त था वहां पर, वो किसी बैंक में काम करता था, तो उसने कहा कि मैं ये चीजें चेंज करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इस पर इम्प्लीमेंट हो गया तो इतना फीसद चेंजेस हो जाएंगी। एक दूसरा दोस्त है, वो टीचिंग करता है बेसिकली वहां पर, तो वो बता रहा था कि टीचिंग के इदारे में ये चीजें चेंजेस होनी चाहिए, और इतना परसेंट चेंजेस मुमकिन है ही है। मेरी बारी आई, तो मैंने उनको बोला कि मैं चाहूं भी तो मेरे इदारे में 0% चेंजेस आ सकती है, और मैं 0 चेंजेस ला सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा क्यों। मैंने कहा क्योंकि हमारा इदारा चाहता ही नहीं है कि उसमें कुछ तब्दीली आए। जब तक इदारा नहीं चाहेगा उसमें तब्दीली नहीं आ सकती, और मैं चाहूं तो मुझे तब्दीली नहीं लाने दी जाएगी। हाँ? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा अरफात, थोड़ा सा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दुबई के हवाले से। अच्छा, अगर कोई दुबई आना चाहता है, हाँ, वहां पर रहना चाहता है, तो हाँ, उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसकी अकोमोडेशन का क्या रेंजेस हैं, या कोई गाड़ी लेना चाहता है तो उसकी क्या रेंजेस हैं। गाड़ी के हवाले से अगर कोई गाड़ी कोई लेना चाहता है, यूज्ड में हो या न्यू गाड़ी, या मतलब डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर, और देखिए इरफान, एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा। सिंपल सी चीज है। अ, मेरी सोच है कि अगर कोई ये सोच के दुबई आ रहा है कि मैं आला तालीम हासिल करूं, तो मेरी नज़र में फजूल है, क्योंकि यहाँ एक तो एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। नंबर 2, आपको वेस्टर्न कंट्री वाले बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं कि आप यहाँ ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप पासपोर्ट के एलिजिबल हो जाते हो, मास्टर्स कर लोगे तो आपको पीआर मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं नहीं, मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो ही। एजुकेशन का सोच के हर किसी का अपना अपना, हर किसी की अपनी सोच है। तो मेरी सोच ये कहती है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई आना इज यूजलेस। हाँ, ओके। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप बेशक यहाँ आके पढ़ो, क्योंकि दुनिया की हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। ठीक सही। है।
ठीक है। आप पढ़ सकते हो आगे, लेकिन यहाँ स्टूडेंट वीजा पर स्ट्रेट लिखा हुआ होता है कि नॉट अलाउड टू वर्क, आप काम कर नहीं सकते हो। यस। तो ये सोच कर आना पहली चीज। नंबर टू, अकोमोडेशन वगैरह यहाँ वो कहते हैं, बहुत अच्छी सी मिसाल है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो आपके सही। ऊपर है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। अगर अब मैं जब नया नया आया 2011 में, तो हम एक कमरे में 8 लोग रहते थे, स 8 लोग। हुँ, मैं एक पाकिस्तानी था, 7 के 7 इंडियंस थे मेरे साथ। और वो 7 के 7 इंडियंस जिनके साथ रहा मैं, वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। हमने हर बुरा वक्त साथ गुजारा, साथ खाया, साथ पिया। और वो 7 के 7 गैर मुस्लिम थे, ओके। लेकिन मेरा ऐसे ख्याल रखते थे, स्पेशली रमजान में, कि आपकी सोच है। बहरहाल, रहने के लिए आप ऐसे भी रह सकते हैं, रहने के लिए आप एक सेपरेट रूम भी ले सकते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन में। शेयर्ड अकोमोडेशन से मतलब कि मेरा अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, उसमें एक कमरे में अलग बंदा रह रहा है, कोई एक कमरे में अलग रह रहा है, एक कमरे में कोई फैमिली रह रही है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। साहिब हैसियत है तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट आप खुद रेंट करके रह सकते हैं। तो जितना पैसा लगाए, मिनिमम अगर मैं कॉस्ट देखूं जी। विजिट वीजा पे किसी के आने के और आके यहाँ पर रहने के लिए, शेयरिंग में अगर रहना चाहता है तो 800 से 1000 दिरहम महीने पर का, मंथ। पर पर मंथ। मंथ। ओके। उसका एक ओके। बेड स्पेस है। फिर उस कमरे में शायद 4 लोग हों या 6 लोग हों, बट इतना जाता है मिनिमम। ओके। खाने पीने का खर्चा 500 दिरहम लगा ले महीने का। अगर अब आप मेस लगा लेते हो तो यहाँ मेस की फैसिलिटीज है। किसी रेस्टोरेंट से बात कर लो कि 2 टाइम का आपको खाना दें, तो वो 500-550 दिरहम में 2 टाइम का खाना रोज आपको देंगे। ओके। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ठीक समझ ले है। कि आपका अकोमोडेशन और आपका खाना पीना लगभग 1500 दिरहम में हो जाएगा। सही। फिर उसके बाद है आपका ट्रेवल। अगर आप विजिट वीजा पर हो तो आप प्रेफर करो कि वहां रहो, उस इलाके में रहो जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मौजूद हो। क्योंकि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं मिलती। वॉक करके, अच्छा खासा वॉक करके बाहर रोड तक जाना पड़ता है, वहां से बस लेनी पड़ती है या मेट्रो लेनी पड़ती है या टैक्सी लेनी पड़ती है। तो वो सही। डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस इनिशियली आते वक्त कर सकते हो। ओके। मेरी सोच है कि एक विजिट वीजा पे आने वाले को शेयरिंग अकोमोडेशन में रहना चाहिए, क्योंकि वो सीखता बहुत है। जो शेयरिंग में रहेंगे वो मशवरा देंगे, वो बताएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कहीं से कोई रेफरेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वॉक इन इंटरव्यू या कोई ना कोई पोजीशन जरूर मिलेगी। ऑप्शंस मिल जाएँगे उसके पास बहुत ज़्यादा। ऑप्शंस मिल जाएंगे, एग्जैक्टली ऑप्शंस मिलेंगे। तो रहना शेयरिंग में चाहिए विजिट वीजा हुँ। वाले को आके। और इनिशियली उनके पास जो एक्सपेंस होने चाहिए फॉर द स्टार्ट दुबई में, मेरे हिसाब से 4000 4500 लगभग 5000 तक समझ लें, 4 से 5000 दिरहम होना लाजमी है। पर मंथ के हिसाब एक से। एक महीने का खर्चा मैं आपको 1 बता रहा महीने हूँ का विजिट पे आने खर्चा। वाले के लिए। जिसमें जिसमें उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन, आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका फूड खाना फूड पीना, और उसका और एकोमोडेशन, यस प्लस में अकोमोडेशन, इंटरनेट वगैरह भी वहाँ पर थोड़ा-सा कॉस्टली वो है। सब वो कॉस्टली है। रूम जहाँ मिलेगा वहां तो इंटरनेट मिलेगा, लेकिन मोबाइल फोन का अलाउंस होगा, बिल होगा, उसमें इंटरनेट चाहिए होगा, वो ऑब्वियसली कॉलिंग्स आप जहाँ भी वगैरह। निकलेंगे। कॉलिंग्स के लिए, इंटरनेट के लिए, मोबाइल में इंटरनेट तो लाजमी चाहिए आपको ना, वहाँ आप पर जहीं तो जहाँ भी जाएंगे। हर चीज़ के ऊपर तो कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ता है ना, कि अगर क्योंकि बिल्कुल ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि आपको आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ पर वो वाईफ़ाई की सहूलत है, नहीं है, हर चीज़ नहीं, मतलब यहाँ मतलब बेसिकली, मिनिमम कॉस्ट अगर देखा जाए तो 4 साढ़े 4000 या 5000 तक मतलब एक बंदे के ऊपर कॉस्ट लग जाती है पर मंथ के हिसाब से। यहाँ बेसिकली ये है कि अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में हो तो शेयरिंग अकोमोडेशन में आपको लाजमी इंटरनेट वगैरह सब मिलेगा। अगर आप हाँ, अपनी अकोमोडेशन सेपरेटली ले रहे हो तो आपको अपने नाम पर इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, वहां आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। सही, 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 सही। इस तरह है। अच्छा, गाड़ी का हिसाब-किताब किस तरह है? मतलब गाड़ी तो हाँ, मुख्तलिफ रेंट के ऊपर है यहाँ पर। आपको पता है, आप खुद सऊदी में वाबस्ता हैं,
तो यहाँ का बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है ड्राइविंग लाइसेंस। यस, बहुत बड़ा, हम पाकिस्तान में हम बहुत बड़ा पाकिस्तान में मुद्दा कितने ही होता बड़े फन्ने खान क्यों ना हो, यहाँ आके हमें पता चल जाता है। यहाँ बेसिकली वीजा से ज्यादा अहमियत है ड्राइविंग लाइसेंस की। है। इतना यहाँ टफ है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पहले अटेम्प्ट में निकाला था यहाँ पर। और यकीन करें, मैंने जब ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर लिया था, और जब मुझे वो शुरते ने, पुलिस वाले ने टेस्ट लेने के बाद मुझे कहा कि यला पास, मैं रो पड़ा था उधर। अरे मैं तो, मेरा मेरा दिल बस चल रहा था कि मैं भागूं, कहीं मस्जिद ढूंढूं, जाके शुक्राने के नफल अदा करूं। ऐसी कैफियत थी मेरी। तो यहाँ ये है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान का तरीकेकार डिफरेंट है, यहाँ तरीकेकार डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ कानून को फॉलो करना लाजमी है, बहुत उसके ज्यादा। बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप एग्जैक्टली। कानून को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करके चलाएंगे, आप सुकून से चलाएंगे। नहीं चलाएंगे तो आप हर साल जो है वो गाड़ी को रिन्यू कराने के साथ साथ 4-5 हज़ार का फाइन भी भर रहे होंगे। तो इन ऐसा ही सब है। चीजों से बचना है अच्छा, तो वहां पर चलना है। पॉइंट्स भी कटती है मेरे ख्याल पे। यहाँ बेसिकली 12 ब्लैक पॉइंट्स होती हैं। सिग्नल तोड़ने पे ब्लैक पॉइंट्स मिलती हैं। अगर आपको पूरे 12 ब्लैक पॉइंट्स मिल चुके हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। फिर वो अच्छा। उस पे वो 2 साल के लिए उसमें पाबंदी आयद करें, बैन लगाएं या कुछ भी कराएं, वो उतने महदूद मुद्दत के लिए फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ओहो। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको अवॉइड करना लाजमी है। ड्रिंक एंड ड्राइव है आपका, आपका सिग्नल तोड़ना है। यहाँ लोगों के साथ साथ गाड़ी को भी जेल किया जाता है। आप सिग्नल तोड़ें तो आपकी गाड़ी भी जेल जाती है, आप भी जेल जाते हैं। अगर आपने जेल नहीं जाना है, आपको जेल नहीं हुई है, तो गाड़ी को जेल होगी। 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की। वो गाड़ी इम्पाउंड होती है, वहां पर जमा करानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, गाड़ी इम्पाउंड हो जाती है आपकी। अगर आपने गाड़ी इम्पाउंड नहीं की तो आपको जो फाइन पड़ा है अगर 3-4 हज़ार दरम का, तो वो डबल हो जाता है। 8 हज़ार दरम दे दें, गाड़ी पाउंड ना करें भले आप। ओह हर माय। चीज में पैसा है, हर चीज। और इसीलिए हमारी कौम सीधी है। एक्चुअली सबसे जो जो सबसे ज्यादा और सबसे हेवी मार मार कहलाती है ना, वो है और पैसे की पैसे मार। की मार है भाई, क्योंकि पैसे की मार है आप यहाँ पे। हाँ। आपको कुछ भी कह दें, आप नहीं समझेंगे। जब पैसे की मार पड़ेगी ना, तो ऐसे ही। यहाँ सऊदी अरब में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हर बंदा अब रिलैक्स हो गया है। पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह सऊदी अरब में होते थे वर्ल्ड में। हम्म। हम्म। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा लॉज इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो हर बंदा मतलब विद इन ट्रैक चल रहा होता है, विद इन स्पीड चल रहा होता है। ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा अच्छा, फर्क पड़ा है। यहाँ ये है कि यहाँ दुबई में स्पीड ज्यादा है, रोड्स की लिमिट भी ज्यादा है अच्छा, स्पीड की। मैं आया था जब दुबई, तो मैंने देखा कि 160 तक स्पीड थी। हाँ, बॉर्डर 160 तक टू है। बॉर्डर टू दुबई। ऐसा ही अच्छा, है। मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज्यादा, पता नहीं मैं सही चल रहा हूँ गलत चल रहा नहीं, जो अपना सऊदी से जो बाय रोड होके बाय रोड आते हैं दुबई में, तो सऊदी वाला इंटरनेशनल हाईवे जो है, जो अबू धाबी की तरफ एंटर करता है, उसके पूरी की लिमिट जो है 160 है हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम फिर यही है। उसके बाद जब आप अबू धाबी में एंटर आते हैं तो फिर वो 140 हो जाती है। ठीक है। फिर दुबई में दाखिल होने तक वो 140 रहती है, 140 है। और फिर सही उसके, सही। लेकिन लेकिन इरफान पता नहीं चलता। मैं सऊदी बॉर्डर के पास है एक आइलैंड है, उसका नाम है सरबनियास आइलैंड। ओके। वो बेसिकली यहाँ से, दुबई से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरी 4-6 घंटे की ड्राइव है। मतलब और वो 300 सारा रोड, किलोमीटर, 300 हाँ किलोमीटर, 300 हाँ 350 किलोमीटर तकरीबन। हाँ, यस। वो तकरीबन 160 का रोड है। मैं 2022 या 23 में गया था वहां, लेकिन पता नहीं चल रहा था। मैं 160, 159, 159 पे मैंने क्रूज लगाया और मैं भागा था गाड़ी। लेकिन पता नहीं चल रहा था कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है, क्योंकि रोड ऐसे बने हुए हैं, नहीं पता चलता।
पता नहीं चल रहा था, मगर नहीं पता चल रहा था। एक खौफ होता है कि मतलब कहीं हाँ, पर किसी ऐसे गाड़ी का कोई मसला हो, खुदा न खास्ता, तो पीछे तो 10-50 गाड़ियां ऐसे ठुक जाएंगी कि पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है ना, यहाँ जब गाड़ियां लगती हैं तो फिर एक दो नहीं लगती हैं, 8-10 लगती हैं एक साथ। बड़ा मेरे मसला साथ है। ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, कुछ टाइम पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो फॉगी था वेदर बहुत। तो उसमें ये हुआ कि मैं एक ब्रिज से नीचे उतर रहा था। तो ब्रिज से नीचे उतरते वक्त मुझे आगे दिखाई नहीं कि गाड़ी रुकी हुई है। मैंने उसमें जाके मारी, पीछे से मुझे दूसरे ने आके मारी, फिर पीछे वाले को तीसरे ने आके मारी। फिर जब हम गाड़ियों से उतर के थोड़ा जायजा लेने उतरे तो पता चला 10-12 गाड़ियां लगी हुई हैं आपस में। ओह माय गॉड। लेकिन ये है कि चलो, जान है तो जहान है, गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत हो अल्हम्दुलिल्लाह, गई। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह का तो एहसान। ऐसा ही होता अच्छा है। अरफात, यहाँ पर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। हमारे देखने वाले को क्या मैसेज देंगे, जिससे आपके मैसेज से हमारे देखने वालों को एक बूस्ट मिले, एक इग्निशन जिसे कहते हैं, स्पार्क मिले, और उनके करियर में एक तब्दीली आ जाए और वो कामयाब हो जाए। छोटी सी चीज है कि जो दिल करता है वो करें, लेकिन मेहनत से करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिल भी भटकता है। आज चाह रहा हूं मैं कि मैं XYZ की तरफ जाऊं, और फिर कुछ टाइम के बाद मुझसे नहीं होगा तो मेरा दिल बोलेगा ABCD की तरफ जाओ। ये ना करें। अपनी डायरेक्शन और अपनी सोच एक जगह पर रखें और उसी ट्रैक को फॉलो करें। जब दिल में और दिमाग में एक चीज सोच लेंगे कि मैंने ये करना है, तो यकीन करें वो होगा। कुछ भी हो जाए होगा। बिल्कुल अपना ऐसा ही। वक्त लेगा। हर चीज का वक्त मुकर्रर है, हर चीज का। कोई भी चीज आपके हाथ से जानना जाने वाली होगी तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। और कोई चीज आपके पास आने वाली होगी तो कोई भी आपकी तरफ आने के लिए भी उसको नहीं रोक सकता। ये चीज अपने सही जहन बात। में रखें बस। जो होना है वो होगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, होगा। अपना डिपेंड करता है ईमान आपकी नीयत के मजबूत ऊपर। रखें। आपकी नीयत के ऊपर अपने ईमान को मजबूत रखें बस। बहुत जबरदस्त बात। ईमान की तकाजा तो हम मुसलमान का, हर मुसलमान का फर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छा ही। लगा अरफात आपसे बात करके। आज हमने डिस्कस बहुत किया अच्छा लगा। अरफात की मेरा बहुत बड़ी जर्नी, जिसमें हमने डिस्कस किया पाकिस्तान को, हमने डिस्कस किया दुबई को, और हमने डिस्कस किया मलेशिया, और फिर हमने डिस्कस किया दुबई को, जिसमें हमने अकोमोडेशन और हर चीज़ एक्सपेंस से लेकर एजुकेशन हाँ, को हमने डिस्कस एग्जैक्टली। किया, हमने कैरियर को डिस्कस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा बातें अरफात से आज सीखने को मिली हैं। जितनी जितनी हो सकती थी हमने की। अभी बहुत सारी चीजें दिमाग में और भी आती रही जो याद नहीं रही। बीच में जापान मिस कर गया मैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन अरफात। फी अमान अल्लाह ने अल्लाह दिया। हाफिज़। फिया पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।